चलिए अपने शुरू कर रहे हैं कंपनी लॉ। और लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। अब इसी में नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर्स में भी, इतना पुराना टॉपिक है, पास्ट पेपर्स में आपको काफी बार इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो हम जब रेफर करेंगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। कंसेप्ट पे जाना है आगे, लैंग्वेज का उतना कोई इशू नहीं है, कोई सेक्शन नहीं जो आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। अप्रोच क्या है, हो क्या रहा है वो समझना है। देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकाला जा रहा है। जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो हमने कल देखा कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, या मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी के केस में लिमिटेड होती है। जितना पैसा हमने लगाया हम सिर्फ उतने तक ही लायबल है। दूसरा, कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स दो सेपरेट पीपल है, तो कंपनी एक अलग इंसान है। अब उसके बाद एक कंपनी बनाने के बाद जो भी होता है वो आपको डायरेक्ट कंपनी से डील करना है, एज अ कस्टमर, एज अ बायर। उसके इन्वेस्टर्स के ऊपर आप डायरेक्ट एक्शन ले नहीं सकते, इस टाइप की चीजें होती है। बट अब ये चीज सुनने में जितनी अच्छी है उतनी रिस्की भी है। मैं पता है क्या करूंगा, ये कंपनी का फॉर्मेट जो है ना, इसका मिसयूज करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं एक कंपनी फ्रेम करूंगा थोड़ी सी कैपिटल लगा के, उस कंपनी के नाम से मार्केटिंग करूंगा। जैसे सपोज इंस्टेंस अपने एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बना दी, और उस कंपनी में 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, और उससे सब सेटअप कर लिया थोड़ा बहुत। अब आप सब लोगों से मैंने फीस चार्ज कर ली, एडमिशन कंफर्म करा लिए, सपोज 100 स्टूडेंट से। अब 100 स्टूडेंट से मैंने अगर 50-50 हजार रुपये चार्ज कर दिए, तो 50 लाख रुपए का अमाउंट हो गया मेरे पास। अब जो मैंने फीस आपसे चार्ज की वो इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चार्ज की, पैसा ले लिया। अगले दिन ताला लगा, यहाँ पे कोई नहीं आया, गायब, ठीक है, चाबी भी नहीं है। अब आए, बोले यार कोई है ही नहीं, क्या हो गया, हमने कल तो पैसे भरे, अब कहाँ जाएंगे। तो मैंने तो सिर्फ 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आप मुझे फोन पे फोन कर रहे हो, कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, घर तक आ गए ढूंढते हुए, सर हमारे पैसे लगे, आप तो आ ही नहीं रहे। तो मैंने बोला देखो जो भी है यही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो करके। तो बोले सर हम तो केस फाइल करेंगे। मैं बोला करो, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड पे करना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इंडिविजुअल पर्सन अलग हूँ, कंपनी अलग है। आपको जो लीगल एक्शन लेना है कंपनी पे लेते रहो। अच्छा, जब कोर्ट में केस करोगे कंपनी पे, तो कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कोर्ट में आऊंगा भी नहीं, कंपनी खुद तो चल के आने वाली है नहीं, कंपनी तो मैंने ही बनाई थी, मैं आऊंगा ही नहीं। जो करना है करो, ठीक है। तो आपने केस कंपनी पे फाइल किया है, मेरे पे तो किया नहीं है। मैं पर्सनली उतना टाइम नहीं दे सकता बार बार कोर्ट में आने का। अब मैं घुमा रहा हूँ आपको, आप सोचे यार ये तो फ्रॉड हो गया हमारे साथ। अब नेक्स्ट टाइम ना कहीं पे भी पैसे भरेंगे और कोई कंपनी के नाम से पैसा मांगेगा ना, उसको 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि ये तो स्कीम होगी। फिर बात समझ आई। अब आपको समझ में आ गया कि कंपनी बना के लोग एक दूसरे को उल्लू बना रहे, सिर्फ पैसे निकलवा रहे, फिर गायब हो जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये चीज अगर सच में होने लग गई तो कंपनी सेक्टर तो खत्म ही हो गया। और फिर अपनी क्या जरूरत है, जब कंपनी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी बेचारा क्या करेगा, ठीक है। तो कोई स्कोप ही नहीं बचा ना। तो कंपनी सेक्टर के फॉर्मेट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, उसके लिए ये रूल बनाया गया। डॉक्ट्राइन जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, डॉक्ट्राइन का सिंपल मतलब है रूल। और भी टर्म्स यूज होते हैं, सिनोनिम्स, मैक्सिम भी बोलते हैं। मैक्सिम, रूल, डॉक्ट्राइन सब एक ही है, सारे सिनोनिम्स है। या इन्होंने डॉक्ट्राइन वर्ड यूज किया, तो सिंपल रखो, उसका मतलब है रूल। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ये बोलता है कि भाई देखो, कंपनी के नाम से बिजनेस हो सकता है, कंपनी के नाम से सेल सर्विसेज हो सकती है, कंपनी के नाम से फ्रॉड नहीं हो सकता। एक कंपनी खुद फ्रॉड नहीं कर सकती। जब बात फ्रॉड की आती है तो कंपनी के पीछे किसी ह्यूमन ब्रेन का काम है, क्योंकि फ्रॉड आर्टिफिशियल पर्सन कैसे करेगा, ठीक है। तो वो तो कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो ये जो कंपनी के नाम का आपने पर्दा लगा रखा है, ठीक है, जैसे भाई इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, पर इसके पीछे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठ के फ्रॉड कर रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ। तो अगर आपने कंपनी के नाम से फ्रॉड किया तो लायबिलिटी हो जाएगी पर्सनल और अनलिमिटेड। तो लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट पर्सन, सब खत्म हो जाएगा। तो कंपनी के नाम से बिजनेस करना है करो, पैसा कमाना है कमाओ, सर्विसेज देनी है दो। लेकिन जिस दिन कंपनी के नाम से चोरी करनी शुरू कर दी, तो जो चोरी एक्चुअल में कर रहा है, जो दिमाग चला रहा है, उसको पकड़ के लेके आएंगे। अब वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का मैनेजर हो सकता है, कंपनी का इन्वेस्टर हो सकता है, whoever that person is, जो पर्सनली इन्वॉल्व है, उसकी लायबिलिटी पर्सनल। फिर कंपनी वाली सेक्टर की बात भूल जाओ, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। उसकी वजह से लोगों का जितना लॉस होगा वो उतना पूरा रीपे करने के लिए लायबल माना जाएगा। आइए बात समझ में क्लियर। तो ये कंडीशन है दैट इज रिलेटेड टू लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। बोलो फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट, कुछ कंफ्यूजन। व्हील का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, कंपनी के नाम का पर्दा। उसको लिफ्ट करके देखना है पीछे कौन है,
उसको पियर्स करके देखना है पीछे कौन है, ठीक है, वैसा हो गया। इसलिए टॉपिक का नाम है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्लियर, समझ आया? अब इसमें इन्होंने थियरी में क्या दिया वो देख लो। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे, जो रियल कल्प्रिट है उसको पकड़ेंगे, इसके लिए कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस किए गए, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। स्टैट्यूटरी मतलब अगेन लीगल, रिकॉग्नाइज करना मतलब कंपनीज एक्ट ने भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। बट इशू ये है कि बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। अनफॉर्चुनेट है कि ज्यादा सेक्शंस होने चाहिए थे इसको लेके, लेकिन बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है जिसपे इन्होंने यहाँ पे बात की है, और वो लिमिटेड पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। एक आध सेक्शन और है बस, पूरे 470 सेक्शंस में से सिर्फ ये 2-3 सेक्शन में इस टॉपिक पे बात हुई है, बाकी कहीं बात नहीं की है, तो थोड़ा इनकम्प्लीट सा हो गया। अब जहां एक्ट इनकम्प्लीट है, मिसिंग है, तो दूसरा ऑप्शन वहां पे बचता है कोर्ट। फिर कोर्ट बीच में आता है, उसको बोलते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो या तो स्टैट्यूटरीली एक्ट में आप रिकॉग्निशन दे दो चीजों को, या फिर जुडिशियली उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कोर्ट को करना पड़ेगा, वैसी बात हो गई। तो सेक्शन में जहां बातें हो रही है वो क्या है वो भी बता देता हूँ। सेक्शन 7 में देखो क्या बोला है, इट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर किसी ने झूठी इंफॉर्मेशन देके कंपनी फ्रेम करने की कोशिश की और पकड़ा गया तो सेक्शन 7 में उसको सजा मिलेगी, ये बोला है। बीच में तो एक केस हुआ था बहुत साल पहले, मतलब हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, सीए पढ़ रहे थे, तब की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात है। तो तब एक केस आया था, तब स्टॉक मार्केट के बारे में हम भी इतना नहीं जानते थे, न्यूज में थोड़ा बहुत सुन लिया था। किसी ने कंपनी बनाई थी तब, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसा कुछ बनाई थी, और हिमाचल में और उत्तराखंड में काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, क्योंकि हर्ब्स जो होते हैं उसकी खेती वहां पे नेचुरल है, तो बहुत सारी कंपनीज वहीं पे सेटअप करके वहां से दवाइयां बना के बेचती है, ऐसा कुछ है। तो कोई कंपनी का स्टॉक मार्केट में बहुत हाइप चल रहा था, तब के टाइम में न्यूज पे मैंने सुना था 1200 रुपए का शेयर था उस कंपनी का, एक शेयर, और इतनी डिमांड थी कि भर भर के शेयर खरीद रहे थे लोग। मीडिया वालों ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया अपने हिसाब से, न्यूज पे चैनल वालों ने, और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे पहुंचे। रजिस्टर्ड ऑफिस पे पहुंचे तो वहां पे एक तबेला था, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था वहां पे एक्चुअल में एक तबेला था, कंपनी थी नहीं, और जिसको डायरेक्टर बना रखा था वो तबेले का केयर टेकर था। हाँ, वो और उसकी वाइफ को डायरेक्टर बना रखा था, और पूरा तबेला सिर्फ गाय भैंसे थी और घास फूस थी, वो झोपड़ी जैसा घर बना रखा था टेम्पररी, और खुला खेत था और कुछ नहीं था। और उसको उन्होंने एज अ कंपनी रजिस्टर करवा दिया, और उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गया, और शेयर बिक रहा है धनाधन, 1200 रुपए का शेयर 10 साल पहले, और लोग खरीद भी रहे हैं। मतलब किसी को पता ही नहीं एक्चुअली में कंपनी कुछ करती भी है कि नहीं, बस ऐसी हाइप क्रिएट हो गया, शेयर मार्केट में चल रहा है। जब टीवी पे न्यूज आई तो शेयर मार्केट में वो शेयर एकदम से क्रैश हुआ, और फिर पता नहीं कहाँ चला गया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। पॉइंट ये है कि जिन्होंने लास्ट में खरीदा होगा वो बेचारे डूब गए, क्योंकि 1200 रुपए का शेयर 2 रुपए पे आ गया, वैल्यू नहीं रही ना, अब उसके कोई क्यों पैसे देगा, वैसा हो गया। अच्छा, सेबी ने फिर इंक्वायरी शुरू की, ये क्या हो रहा है, आरओसी ने इंक्वायरी शुरू की, क्या हो रहा है। अब ये सब चीजें मिस्टेक है या किसी ने जानबूझ के किया होगा, प्लान करके, सेटिंग करके, जुगाड़ लगा के किया होगा कि पता ना चले। तो जिसने ये किया ना वो सेक्शन 7 में कवर हो गया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके उसने कंपनी रजिस्टर कराई, और इस चीज को अपने बोलेंगे कि दिस इज इलीगल, और यहाँ पर्सनल लायबिलिटी प्रमोटर की आएगी कंपनी के, जिसने कंपनी बनाई, क्योंकि उसने जानबूझ के ऐसा किया, सोच समझ के ऐसा किया। दिस इज नॉट मिस्टेक, इट इज इंटेंशनल फ्रॉड। ठीक है, तो देख लो ये सेक्शन नंबर 7 क्या बोल रहा है। सेम बात हो रही है अगले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 251। यहां बोला आपने कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर में से निकलवाने के लिए गलत तरीके से एप्लीकेशन किया और नाम हटवाने की कोशिश की। अब ऐसा कोई क्यों करेगा? लोग क्या करते हैं, पहले कंपनी के नाम से फ्रॉड कर लेते हैं, फिर फ्रॉड किसी को पता चले उससे पहले कंपनी बंद करके निकल जाते हैं, कि अभी तो किसी को मालूम नहीं पड़ा ना फ्रॉड किया है, बिजनेस बंद कर दो, लॉसेस दिखा दो, वाइंड अप करो, निकल जाओ, ताकि किसी को पता ही नहीं चले क्या फ्रॉड हुआ है। तो अगर उस इंटेंशन से आप कंपनी बंद करवाने जाते हो तो ये 251 और 339 ये दोनों सेक्शंस में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो वैसा। अब ओवरऑल पूरे कंपनीज एक्ट में सिर्फ ये 2-3 इंस्टेंसेस को ही कवर किया है, बाकी सेक्शन में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, बहुत कम है ये। मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के हिसाब से और प्रोविजंस होने चाहिए थे एक्ट में जो मिसिंग है। तो फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन जो है वो कोर्ट ने निकाला। कोर्ट बोला कि भाई देखो सेक्शन में कुछ नहीं लिखा है ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर कोई आएगा केस लेके तो हमें तो सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, केस लॉ के डिसीजन। अब उसकी लिस्ट है यहाँ पे
कि कौन कौन सी सिचुएशन में कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और कॉर्पोरेट विल हटा के रियल कल्प्रिट के ऊपर चार्ज लगाया। तो वो चीज यहाँ पे हमें देखनी है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, whether corporate wheel has been used for commission of fraud or improper conduct। बात वही होगी जो मैं आपको बता रहा था। अब जो मैंने आपको वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला केस बताया ना, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही केस लॉ दे रखा है, बहुत पुराना केस है। अब हमें केस का नाम ईयर कुछ याद नहीं रहे चलेगा, सिर्फ अपन एग्जांपल के तौर पे इसको देखें, उतना मोर देन एनफ है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्रीमाइसिस है, मैं एग्जांपल थोड़ा मॉडिफाई करके दे रहा हूँ लेकिन सेम है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, पर्सनल नेम पे, मैंने आपके साथ डील किया कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। आपने बोला सर ठीक है इसके पैसे दे देंगे ये वो करके, मैंने आपसे ना इस प्रॉपर्टी के 25 लाख रुपए लिए। जैसे मैंने आपसे पैसे लिए, इस प्रॉपर्टी के पेपर आपके नाम पे बनवाने के बदले मैंने एक कंपनी क्रिएट की और इसके पेपर कंपनी के नाम पे बनवा दिए। अब ओनर कौन हो गया? कंपनी। अब आप आए बोले सर वो पेपर वर्क क्या हुआ, चाबी वाबी दे दो दुकान की और पेपर बनवा दो हमारे नाम के। मैंने बोला भाई देखो ये जगह तो कंपनी की हो गई, मेरी तो है नहीं। अब आप कंपनी से बात कर लो क्या करना, मुझे नहीं पता। 25 लाख मैंने लिए, पेपर कंपनी के नाम के बना के छोड़ दिया और आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको समझ आ गई कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। अब जब आप उस पर केस फाइल करने गए, मैंने बोला मुझ पे नहीं, कंपनी पे केस फाइल करो, चलेगा ही? इंटेंशन कंपनी बनाने का इंटेंशन क्या था? बिजनेस करने का था, सर्विस देने का था? नहीं, सिर्फ आपको चीट करने का था, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट कि अगर फ्रॉड करने के इंटेंशन से कंपनी बनाई है तो कॉर्पोरेट व्हील हटा के देखा जाएगा। कंपनी बनाने का इंटेंशन बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना या सेक्शन 8 कंपनी में समाज सेवा करने का होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, where a corporate facade is really only an agency instrumentality। आपने ना कंपनी का नाम यूज किया है सिर्फ एज एन एजेंट, एक्चुअली में बात कुछ और ही है। इसमें जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना, मैं वैसा एग्जांपल अगेन आपको मॉडिफाई करके दे रहा हूँ तो ज्यादा रिलेट होगा। अब फॉर इंस्टेंस अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये पबजी वाला, पबजी गेम आती है, अब तो BGMI हो गई, ठीक है, चेंज हो गई। पबजी का बड़ा हाइप था, बहुत खेली हम लोगों ने भी, ठीक, तो काफी चलती थी। अब नहीं खेलते ना, लेकिन पहले जब आई थी ना 2019-20 में तो भर भर के 2-3 साल तो बहुत खेली है। अब पबजी जो गेम है ना, उसके जो क्रिएटर्स हैं उसमें ना कोरियन कंपनी है और एक चाइनीज कंपनी है, ये दोनों का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो क्राफ्टन और टेंसेंट, ठीक है, 2 कंपनीज है, तो एक कोरियन है और एक चाइनीज है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट होने की वजह से पबजी को बैन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि यार ये लोग ना वो ऐप के थ्रू डेटा हैक कर लेते हैं ऐसा वैसा करके। तो एक ये और एक वो टिकटॉक, दोनों साथ में बैन हुए थे कोविड के टाइम पे। और जैसे ये सब हुआ ना तो बेचारे टिकटॉकर्स जो टिकटॉक स्टार्स थे उनका करियर रातों रात खत्म हो गया। बोले अब प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा तो हम परफॉर्मेंस कहाँ देंगे। तो लोग भी वो टिकटॉक देख देख के टाइम पास कर रहे थे और उसमें फैसिलिटी अच्छा ये था कि जिसको नहीं देखना है वो टिकटॉक डाउनलोड ही ना करे। तो दुनिया बटी हुई थी, आधे टिकटॉकर्स थे, आधे टिकटॉक व्यूअर्स थे, आधे लोग अपनी लाइफ में खुश थे। यार ये सब कौन देखेगा, टिकटॉक सेलिब्रिटी बन के घूम रहे लोग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब जैसे ही रातों रात बंद हो गया ना, वो सेलिब्रिटीज का बेचारों का करियर खत्म, अब कहाँ जाएंगे। बट अब इसमें मिक्स रिएक्शन थे, आधे लोग खुश थे, बोले यार ये क्रिंज कंटेंट खत्म हुआ, शांति हुई, कुछ भी चल रहा होता है। और आधे लोग थे अब क्या करेंगे, टाइम पास कैसे होगा। तो जैसे ही खत्म हुआ ना 24 आवर्स में अपना इंस्टाग्राम वाला आ गया, बोले तुम टेंशन मत लो हमारे पास है ना, ठीक है, तुरंत रील लॉन्च कर दी। विद इन 24 आवर्स उन्होंने रील लॉन्च किया, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाया उन्होंने। अब ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। टिकटॉक इतना चल रहा था, देखो जो सोशल मीडिया एप्स है ना उनको चाहिए भीड़, पब्लिक। अगर दूसरे के प्लेटफॉर्म पे पब्लिक ज्यादा है और मेरे प्लेटफॉर्म पे कम है तो भाई मेरे को तो प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे हाईएस्ट पब्लिक होनी चाहिए और उसको खींचने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। इंस्टाग्राम वाले कोई प्रॉब्लम तो थी कि भाई लोग टिकटॉक पे हैं, बट टिकटॉक जैसा फीचर अगर इंस्टाग्राम पहले ही ऐड कर देता तो लगता कॉपी कर लिया, इतनी वैल्यू नहीं मिलती। तो उनके पास रेडी तो होगा फीचर, प्रोग्रामिंग तो करके रखी थी लेकिन लॉन्च नहीं किया। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तुरंत लॉन्च कर दिया। अब वो बेचारे टिकटॉक स्टार कहाँ जाएंगे, इधर ही तो आएंगे। पब्लिक जो देखती थी वो कहाँ जाएगा, मजबूरी में आएंगे ना तो हिट हो जाएगा। अब देखो रील ने क्या कर दिया, अब जब से रील आई है इंस्टाग्राम पूरा अलग ही हो गया। पहले लोग शांति से फोटो पोस्ट करते थे, अच्छा कैप्शन रखते थे, लाइक मारते थे, कमेंट करते थे, ठीक था, शेयर उतना ही था कि भाई शांति है, मतलब फोटो देख लो शांति से और कुछ नहीं है। वो फोटो अपलोड करने का ऐप था। और जब से रील आई है ना पूरा इंस्टाग्राम बदल गया और अपनी हालत और खराब हो गई, क्योंकि स्क्रॉलिंग का जो एडिक्शन लगा है, आप 2 घंटे बैठकर स्क्रॉल करो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। और मेंटली और साइकोलॉजिकली बड़ी खराब चीज है। वैसे देखने में मजा ही आता है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ा प्रॉब्लम है। आपका रिटेंशन टाइम आपके माइंड का जो है कम हो गया है। अभी ऐसा है ना, आपको मैं यूट्यूब पे कोई 25 मिनट का वीडियो भेजूंगा ना, आप नहीं देख पाओगे, ट्राई कर लेना।
देखा ही नहीं जाएगा आपसे। 25 मिनट आप बैठ के वो वीडियो नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा यार कब खत्म होगा ये, वैसा हो गया। या तो फिर आप उसको 1.5 पे कर दोगे या 2 पे कर दोगे कि फटाफट सुन लो फटाफट सुन लो। आपका माइंड है ना सिर्फ एंगेजमेंट चाह रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसका रिटेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई 15 सेकंड की फीड की, कि 15 सेकंड में बता दो फिर मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा, वो माइंड इतना आपका बोलते हैं ना डिसप्रोग्राम हो गया है कि एक 15 सेकंड में आप कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, दूसरे 15 सेकंड में आप शायरी सुन रहे हो, तीसरे 15 सेकंड में आप फूड वाला वीडियो देख रहे हो, चौथे 15 सेकंड में कुछ और चल रहा है। तो आप विद इन अ मिनट 4 अलग अलग कैटेगरी की वीडियो देख रहे हो एंड यू आर हैप्पी कि शॉर्ट में मुझे इतना बता दिया ना, वो ठीक है। बट आपका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। अभी मैं आपको 5 मिनट का वीडियो भेजूंगा ना, आप बैठोगे आप इरिटेट हो जाओगे यार कब खत्म होगा। आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे, भगा भगा के देख लोगे, क्रक्स पता चल गया जाने दो, मेन चीज पता चल गई क्या हो रहा है जाने दो, आप डेप्थ में नहीं जाओगे। अब वो चीज आपको ना स्टडीज में भी इम्पैक्ट करती है। तो जब पढ़ाई लेके बैठनी और 1.5 घंटे तक एक चैप्टर पढ़ना हो तो रिटेंशन है ही नहीं, अपने पेशेंट ही नहीं उतना कि लेके बैठ सके। ये इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जिसपे ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। जिनको समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, बाकी लोग तो खुद रील देख रहे हैं, तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, दिन में कितने घंटे स्क्रॉलिंग हो जाता होगा आपको पता भी नहीं चलती होगी। और उतना टाइम अगर आप प्रोडक्टिवली कहीं और यूज कर लो तो खुद का कुछ ग्रोथ हो जाए। तो ये सारा सोशल मीडिया एक ट्रैप है जिसमें कमाने वाले 2 ही लोग हैं, एक फेसबुक वाला एक जियो वाला। वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, आधे लोग सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं, इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी, और बाकी लोग फ्री बैठे हैं। और अपने जैसे लोग जो पूरा दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसी की वजह से वो लोग अर्न कर रहे हैं वैसा है। तो ये जो चीज थी पबजी वाला और टिकटॉक वाला केस, उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट था। अब चाइना वाला सोच रहा है यार करूँ क्या, मैं टिकटॉक बंद करा दिया, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है ना कि टिकटॉक चाइनीज कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, सपोज फॉर एग्जांपल वो लोग गए श्रीलंका। अब श्रीलंका से तो इंडिया का कोई पंगा है नहीं, ठीक है। श्रीलंका जाके टिकटॉक वालों ने एक कंपनी बना दी, उस कंपनी में 10% पैसे उन्होंने उठा लिए फ्रॉम श्रीलंकन पब्लिक, और बाकी का 90% जो है ना वो वही चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, कुछ नया नहीं है। लेकिन अब ये श्रीलंकन कंपनी दिख रही है, और अब श्रीलंकन कंपनी ने टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन नाम चेंज करके इंडिया में लॉन्च कर दिया। सवाल ये है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? जब उन्होंने स्टडी किया कि कौन सी कंपनी है, तो श्रीलंका की कोई कंपनी है। अच्छा, इन्वेस्टर कौन है? बोला 10% श्रीलंकन, 90% चाइनीज। अब ये श्रीलंकन कंपनी हुई या चाइनीज कंपनी हुई? चाइनीज कंपनी हुई। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए श्रीलंकन कंपनी बोल दी ना, एक्चुअली चाइनीज कंपनी। सेम चीज यहाँ बोलिए, वेर अ कॉर्पोरेट फेसेट इज रियली ओनली एन एजेंसी। जो कंपनी का नाम आप दिखा रहे हो ना वो सिर्फ एजेंट है, पीछे कोई और ही है। तो पीछे कौन है वो देखा जाएगा। ये सोचो अगर ऐसे तो फिर पाकिस्तानी कंपनी भी आ जाएगी इंडिया में। पाकिस्तान में वो इन्वेस्टर होगा, उसको इंडिया में बिजनेस करना है, उसको आने नहीं दे रहे, वो श्रीलंका जाके कंपनी बनाएगा, 10% पैसे वहां के लेगा, 90% खुद के लगा के इंडिया में बिजनेस करेगा। तो फिर कंपनी के नाम पे तो कोई कुछ भी कर सकता है, तो इस चीज को भी रोका जाता है, ये बोला हुआ है। इसमें इन्होंने अमेरिकन कंपनी और ब्रिटिश कंपनी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको श्रीलंका और चाइना का एग्जांपल दे दिया जो अपने लिए ज्यादा रिलेवेंट है। अब ये जो पबजी को बीजीएमआई करके लॉन्च किया, तो उसमें टेंसेंट वालों को अपना स्टेक बेचना पड़ा। टेंसेंट का 10% ही स्टेक था, 90% तो दूसरा था, लेकिन फिर भी चाइनीज कंपनी का टैग लग गया। तो टेंसेंट और क्राफ्टन अलग हुए, फिर बीजीएमआई को वापस कोरियन कंपनी के नाम से लेके आए और इंडियन इन्वेस्टमेंट आया, भाई चाइनीज पोर्शन हटाओ तभी जाके अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सिचुएशन हो गई। अब टिकटॉक तो पूरा चाइनीज था तो वो नहीं आ पाया, और अब इंस्टा में रील आ गई तो टिकटॉक की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे सेटल हो गया उस तरीके से। नेक्स्ट, वेयर द कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद पब्लिक पॉलिसी। यार ऐसा कोई भी काम करोगे जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसका एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोडक्ट पे बैन लगाया, आपको पता ही होगा, वेप बोलते हैं, दैट इज ई सिगरेट। ठीक है, ई सिगरेट बोला जाता है, छोटा सा डिवाइस आता है सिगरेट जैसा और काफी स्मोक क्रिएट करता है, तो स्मोक करने वाले यूज करते हैं। छोटा इतना सा वो अस्थमा का पंप होता है ना, उतना डिवाइस आता है, तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उससे स्मोक क्रिएट होता है, तो लोग ना उसको स्मोकिंग के लिए यूज करते हैं। बट और यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया था बीच में, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बैग में लेके घूमते थे। इतना छोटा सा डिवाइस है, पता भी नहीं चलता बैग में पड़ा हुआ है और कहीं पे भी स्मोक कर रहे हैं, वैसा चल रहा है। अब ये चीज यार आप कूल लगने के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी हेल्थ की जो हालत हो रही है आपको पता नहीं है। 10वीं 12वीं की एज में अगर आप ये स्मोक कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर से क्या हालत हो रही है आप इमेजिन नहीं कर सकते, और वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, 25-26 की एज में मालूम पड़ जाएगा कि 18 साल में ये जो किया है उसमें आपकी हेल्थ की क्या हालत हुई है, और वो रिकवरी नहीं होगी उसमें, क्योंकि इतना डैमेज हो चुका है। सिगरेट से मल्टीपल टाइम्स हार्मफुल है ये ई सिगरेट, मल्टीपल टाइम्स। जो आपके लंग्स के पे ऊपर जो इम्पैक्ट होता है शायद 10 गुना से भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब 10 सिगरेट पी लो और एक वेप स्मोक कर लो ना,
तो समझो 10 सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल, इतना खराब है। बट यंग बच्चों को पता ही नहीं है, अपने तो भाई एंजॉय कर रहे हैं, चलो ठीक है कुछ नया आया क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे चल रहा है। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई ये नहीं चलेगा, इसको बैन करना पड़ेगा। अब बोला कि जो कंपनी ई सिगरेट्स बनाती है उनको बोला कि आप ये बंद कर दो, इंडिया में हम इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका इंपोर्ट, इसका ट्रेडिंग, इसका सेल अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो और पकड़े गए तो क्या होगा? तो जो एक्शन होगा वो कंपनी पे नहीं होगा, कंपनी के फाउंडर्स पे होगा कि ये तो आप पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो देश की सिचुएशन है उसके खिलाफ जा रहे हो, ये ऐसे माना जाएगा और आप पे पर्सनल लायबिलिटी आएगी। वैसा है, काफी सीरियस मैटर था। निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि हम इसको बैन कर रहे हैं और इंडिया में अलाउड नहीं है। अभी भी मिलता है लेकिन ब्लैक में, दुबई से स्मगल होता है और फिर यहाँ पे सेल होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर होंगे इसके, उन्होंने तो कुछ क्या होना कि हमारे इनकम का क्या है ऑल दैट। हाँ तो वो फिर क्या कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी। अब ये तो हेल्थ के लिए हैजार्डस है ना, ऐसे में तो फिर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो आपके ऊपर रिस्क आ जाता है, बिजनेस रिस्क है वो। प्लास्टिक की थैली में हो जाता है, सरकार का जब मूड होता है ना प्लास्टिक की थैली बैन होता है, ऐसा 2-4 दिन का फिर हाइप की। मेरी शॉप है, किस चीज की? बेकरी है। अच्छा ओके ओके, हाँ तो आ जाता है ना कभी भी प्लास्टिक का, कभी भी आ जाते थे। एसएमसी वालों का जब ऐसे मूड होता है चलते फिरते हर 2-4 महीने में एक बार आज से प्लास्टिक की थैली बैन हो गई। यार कभी भी बैन कर देते हो, कभी भी चालू कर देते हो, फिर क्या होता है ना, हर दुकान पे रेड मारते हैं, जिसके वहां प्लास्टिक की थैली मिली ना 5,000 रुपए का फाइन। अरे 5,000 की तो थैलियां नहीं थी, वही ले जाओ, फाइन लगा क्या मतलब है। और थैली बनाना अलाउड है, ट्रेड करना अलाउड है, थैली यूज करना दुकानदार को बेचारे को अलाउड नहीं है, और कभी भी आ जाएंगे। या तो पूरा साल 12 महीने बैन रखो या फिर चलने दो, 2-4 दिन होता है फिर दुकान वाले सब ना थैलियां हटा देते हैं, फिर चालू हाँ फिर आ जाते हैं अचानक। वे कस्टमर आके बोलता है भैया थैली, बोले यार बंद कर दी। अब सामान बेचने में प्रॉब्लम है, बिना थैली के कोई सामान लेके कैसे जाएगा, तो सेल पे इम्पैक्ट होता है। इनको समझ आती नहीं, 2-4 दिन होते हैं, 10 दिन 15 दिन होते हैं, फिर धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैन कर देते हैं तो प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री वाले का क्या होता होगा? उसके लिए तो हमेशा रिस्क है, कब सरकार बैन कर दे प्लास्टिक क्या पता, रिस्क रहता ही है। अब बिजनेस रिस्क है, वो चलाना पड़ेगा। अब वो सरकार पे केस करेगा, सरकार बोलेगी भी प्लास्टिक कितना हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, आपको समझ में नहीं आ रही, दूसरा बिजनेस करो, पेपर की थैलियां बनाओ, प्लास्टिक की क्यों बनाते हो? ठीक है, तो आपका ऑल्टरनेटिव है, बट वो बिजनेस रिस्क आपका वहां पे रहने वाला है। वैसे तो सर जैसे वे में इस पर है ना बैन हुआ वो सब हुआ, तो जो इसके मैन्युफैक्चर थे वो सब बंद हो गए। हाँ बंद करा दी फैक्ट्री। हाँ तो वैसे पॉलीथीन पर बैन हुआ तो वो लोग का क्यों बंद नहीं हुआ मैन्युफैक्चर? बाद में वापस चालू हो जाता है ना। फिर पता है क्या करते हैं, पॉलीथीन वाला थोड़ा शो ऑफ वाली चीज है। प्लास्टिक का कुछ भी मैटर अगर सोशल मीडिया में बढ़ता है ना, थोड़े दिन के लिए बैन कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर पता है क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वो जो थैली होती है ना, उसकी जो थिकनेस होती है उसको जीएसएम में मेजर करते हैं, तो जो थिकनेस होती है ना फिर उसका लेके आते हैं। बोले 50 जीएसएम से ऊपर की पॉलीथीन चलेगी, इससे नीचे की नहीं चलेगी। वो पतली वाली ना एकदम फट जाती है तुरंत। अभी देखा होगा आपने, बहुत मोटी थैली आती है व्हाइट कलर की, थिक प्लास्टिक आता है। बोले वो रिसाइकल हो सकता है, वो डिटीरियोरेट हो सकता है, वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। वो पतली वाली होती है वो हार्म करती है, तो बोले वो नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं। धीरे धीरे करके फिर रूल्स को ईजी करते हैं, वैसा है। अब उसमें क्या होता है ना, वो मोटी थैली, अब जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, मोटी वाली प्लास्टिक की थैली बनाएगा, उसका क्या जा रहा है, तो उसका सेटअप भी चलता रहेगा, पर फिर वो महंगी हो जाती है। फिर दुकानदार जो होता है उसकी कॉस्टिंग खराब होती है। अब मेरे घर के नीचे जो शॉप है, किराने की दुकान है, दूध जहाँ से लेते हैं, अब वहां पे ना एक अंकल है, वो एजेड से है थोड़े, और उनका एक बेटा है, वो लोग दुकान चला रहे हैं। अब वो एजेड अंकल है, अब क्या होता है ना, उनके जमाने से वो चला रहे हैं, अब उनके लिए तो 25 पैसा 50 पैसे का जो मार्जिन होता है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब उनसे सामान लेता हूँ, दूध खरीदूंगा, सामान खरीदूंगा, वो थैली देने में कंजूसी करते हैं। बोले इतना ही तो है, हाथ में ले जाओ। बोला कितना सामान हाथ में उठा के लेके जाऊंगा, कम से कम मुझे थैली तो दे दो। अब उनको क्या है, वो दिमाग में वही रहता है कि पहले 25 पैसे की पड़ती थी, अब 1 रुपए की पड़ती है, हमको बचता क्या है। बोला 500 रुपए का सामान ले रहा हूँ, तुम्हारा 1 रुपया नहीं बच रहा है। साइकोलॉजी वैसी है। अब उनका बेटा होता है, वो यंग बंदा है, उसको पता है सामान के साथ थैली तो देनी पड़ेगी, लेकिन सामान नहीं बिकेगा, तो वो दे देता है। तो वो मार्जिन जैसे उनका खत्म होने लगता है ना, अब एक थैली दूध को ही लेने आया, अब उसमें वो कमा रहा है 1 रुपया, फिर कस्टमर मांगता है थैली तो दे दो, अब थैली 1 रुपए की, तो उसको कुछ बचता ही नहीं है, तो मुंह बनाता है, बोला थैली नहीं दूंगा। अच्छा अलग, मैंने बोला तू पैसे एक्स्ट्रा ले लिया कर, तुझे ऐसा है ना कि भाई थैली का इशू, 1 रुपया चार्ज कर लिया कर, मैं दे दूंगा। बोले आप दे दोगे, हर कोई नहीं देता। अब कस्टमर भी सोचता है कि मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दूं, भाई थैली तो कम से कम साथ में दो, बट थैली का ही तो मार्जिन है उसका, कुछ बच ही नहीं रहा उसको। तो ये सब चीजें चलती रहती है, तो वो जो है वो होने वाला है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी बैन लगा देती है, अपन कुछ कर नहीं सकते, वैसा है। तो ये चीज होने वाली है। अब ये तो चलो ठीक है, बनाने वाले को सोचना चाहिए, ऐसा बिजनेस करते ही क्यों, जो लोगों की जान के लिए रिस्क हो, तो करना भी नहीं चाहिए, तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। और बाकी के जो टॉबैको सर वो बैन नहीं करते। अरे टैक्स कितना मिलता है टॉबैको, गूगल करके देखो, टॉबैको से सरकार कितना टैक्स कमाती है पता है। टॉबैको और अल्कोहल से पूरे साल का सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है ना,
25,000 करोड़। हाँ, ये एक कैटेगरी बोल रहा हूँ, टोबैको, अल्कोहल अलग, सिगरेट अलग। तो इतना पैसा कौन छोड़ता है? सरकार को क्या है, डिस्क्लेमर देना है भाई अपनी जान की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप ये सब कंज्यूम करते हो तो आपको कैंसर हो सकता है, सोच समझ के कंज्यूम करना। और कंज्यूम करने वाला सोच समझ के कंज्यूम करता तो बात ही अलग थी। तो एडिक्शन वाली चीज है। गवर्नमेंट क्या है ना, दोनों चीज कर रही है। देखो भाई, डेमोक्रेसी है, सबकी अपनी चॉइस है, हम किसी को ना नहीं बोल सकते, पर हमें टैक्स भी तो कमाना है, सरकार भी तो चलानी है। तो अलाउ कर रहे हैं, बैन कर देंगे ना तो 1 लाख करोड़ रुपए का साल का नुकसान तो ऐसे ही हो जाएगा अल्कोहल में और टोबैको में, इसलिए गवर्नमेंट उसको बैन नहीं करती। ये वेप वाला फिर क्या है ना, थोड़ा मीडिया में ज्यादा आ जाता है, यंगस्टर्स के पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि यार सरकार कुछ करती नहीं है, तो फिर ये सब चीजें रोकनी पड़ती है। सिगरेट बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, ऐसा हो गया, ठीक है, वो पॉइंट है। ठीक है, दूर रहना चाहिए सब चीजों से, इतने खराब इफेक्ट्स है ना, इसकी कोई हद नहीं है। डॉक्टरों से बात करो कभी, वो बताएंगे आपको कि ये जो हो रहा है, यंगस्टर्स की हालत कैसी खराब हो रही है। और ये पता चलता है फिर थोड़ा 30s में टच करते हैं ना, जब तब मालूम पड़ता है कि इतनी जल्दी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। वो यंग एज में जो ये सब चीजों का इम्पैक्ट है ना, वो आपके ऊपर थोड़े साल के बाद दिखता है। और जो प्रॉब्लम लोगों को 50 की एज में नहीं आती ना, वो यहाँ 28-30 की एज में आनी शुरू हो गई, वो प्रॉब्लम है। तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खराब है, दिखने में कूल लगता है लेकिन आपकी हेल्थ खत्म हो जाएगी, वो पता ही नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट, यहाँ पे भी एक केस है, इसमें एक टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड द एनिमी कैरेक्टर। अब ये अभी यूक्रेन और रशिया वाला मैटर नहीं चल रहा था, 2 कंट्रीज हैं, एक रशिया है और एक यूक्रेन है। अचानक से इनमें वॉर हो गई। अब ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन की कोई कंपनी रशिया में बिजनेस कर रही थी बिफोर वॉर, अब वॉर हो गई, तो वॉर वाली सिचुएशन में इस कंपनी को बिजनेस करने देंगे क्या? वो बोले यार हम तो कंपनी है, हम थोड़ी ना कोई इंडिविजुअल है, गोली चला देंगे आपके यहाँ। भाई एनिमी कैरेक्टर, रशिया के लिए यूक्रेन आज की डेट में दुश्मन है, तो आपका कोई भी कंपनी का बिजनेस यहाँ हम नहीं चलने देंगे जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती। फ्यूचर में जब सब नॉर्मल हो जाएगा ना, तब देखेंगे। तो एनिमी कैरेक्टर होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी का जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो सब बात भूल जाओ, अभी कुछ नहीं चलेगा। इंडिया चाइना में वॉर हो गई ना, तो कल को सारी चाइनीज कंपनी की ऑफिस यहाँ बंद करा देंगे, होने वाला है। तो कंपनी के फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनिमी कैरेक्टर देखा जाता है, ये बात क्लैरिफाई की, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में ऐसा बोला कि कंपनी बनाने का आपका प्योर सोल इंटेंशन था टैक्स की चोरी करना। इवेड टैक्सेस का मतलब टैक्स की चोरी करना। और टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी कौन बनाता है? बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाते हैं ना। आपने कंपनी इसलिए बनाई ताकि पैसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी आप कम कर सको। दिस विल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा, सिंपल डायरेक्ट केस है इसमें, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे आगे, केस लॉ भी है, पहले मैं थियरी समझा देता हूँ। नेक्स्ट है F पॉइंट, इसमें टर्म यूज किया वेलफेयर लेजिस्लेशन। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने को सुना है फैक्ट्रीज में वर्कर्स को सैलरी से ऊपर बोनस मिलता है, ठीक है। अब बोनस का एक एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये आपका जो लेबर लॉ चल रहा है ना, इसमें एक चैप्टर आप पढ़ोगे आगे वैसा। तो लेबर लॉ में है बोनस एक्ट 1965 का। उसमें ऐसा बोला हुआ है कि किसी भी फैक्ट्री में अगर 20 या उससे ज्यादा मजदूर या वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बोनस देना पड़ेगा, सैलरी से ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, वैसा है। अब हमने क्या किया, हमारी फैक्ट्री में ना 25 वर्कर काम कर रहे थे। हमने सोचा एक काम करते हैं, ऑन पेपर ना 2 कंपनी बना देते हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, एक ही फैक्ट्री है बट ऑन पेपर 2 कंपनी बना देते हैं। एक कंपनी के रजिस्टर में 15 वर्कर दिखा देंगे, दूसरे में 10। तो आइडियली ना ए लिमिटेड लायबल है ना बी लिमिटेड, बोनस नहीं देना पड़ेगा। अब जब ये बात सामने आएगी कोर्ट में, तो कोर्ट पूछेगा आपने 2 कंपनी क्यों बनाई, फैक्ट्री तो एक ही है, कोई और रीजन है 2 कंपनी बनाने का? अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो अंडरस्टूड है कि बोनस के पैसे जो बेचारे वर्कर्स का राइट था वो उनको ना देना पड़े, इसलिए आपने ये किया। समझ आया? तो वेलफेयर लेजिस्लेशन उन लॉज को बोला जाता है, ऐसे लॉज को जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें बोनस एक्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, वैसा है। तो स्पेसिफिक केस है, आपको लिख के रखना है तो इसको नोट करके रखना, ऐसा। बोनस एक्ट का रेफरेंस ले लो, एक्ट का ईयर भी लिख लो 1965, और ये लेबर लॉ में कवर होगा, आपका चैप्टर आने ही वाला है, तो एक बार उसको नोट करके रखो। तो क्या रिलेट होगा तो जल्दी याद होगा, और कुछ नहीं। देख लो, ये केस था, दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे पार्टीज के नाम दे रखे हैं, कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिहार गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व थी। इस केस में मैटर ये हुआ कि एक सरकारी कंपनी, बिहार गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी,
उस सरकारी कंपनी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, लॉसेस में थी, काफी सारी सरकारी कंपनी लॉसेस में रहती है। तो उन्होंने क्या किया, पेमेंट्स डिफॉल्ट करने स्टार्ट कर दिया। जो वर्कर्स होते हैं ना, डेली वेजेस वाले वर्कर्स, उनकी सैलरी भी देनी बंद कर दी और काफी पुअर कंडीशन हो गई। और मैटर इतना सीरियस हो गया कि उस कंपनी के कुछ वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया। मैटर वहां तक पहुंच गया क्योंकि पैसे ही नहीं थे और डेली वेजेस भी आनी बंद हो गई उनकी। डेली वेजेस वाले क्या, रोज कमा रहे हैं रोज खा रहे हैं, पैसे नहीं आएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, कोई सेविंग्स नहीं होती, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे केस हो गए। मैटर कोर्ट में गया और जिन्होंने केस फाइल किया उन्होंने ऐसा बोला कि यार सरकार की खुद की कंपनी है, तो क्या सरकार इनको कोई पैसे की मदद करके उनको बचा नहीं सकती थी? सरकार ने बोल दिया नहीं, हम अलग है, कंपनी अलग है, हमने कंपनी में जो पैसा लगाना था लगाया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अपने उनके हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते, ऐसा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। तो एप्लीकेंट ने ये बोला कि यार कोई ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज होती है, इतनी एक्सट्रीम कोई कंडीशन तो नहीं आनी चाहिए थी कोई सुसाइड कर ले। आपका कंपनी का फॉर्मेट किसी की लाइफ से तो बड़ा नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत फंडिंग दे के, कुछ पैसों की मदद करके, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके एटलीस्ट डेली वेजेस वाले वर्कर्स के पैसे तो मिल जाए, उतना तो करवा सकते थे आपके, उनको ये स्टेप ना लेना पड़े। तो कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला कि भाई देखो, कंपनी का फॉर्मेट है, सब प्रोफेशनल चीजें अपनी जगह, बट ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है, ह्यूमन ग्राउंड्स को इग्नोर करके हम लॉज को नहीं चला सकते। तो ये डिसीजन यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में दिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को ऑर्डर दिया कि भाई जो भी ये मैटर हुआ है बड़ा गलत था, नहीं होना चाहिए, और अब आप उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेट करो जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो भाई ह्यूमन ग्राउंड्स को हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ऐसा भी डिसीजन आता है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट पेपर वर्क, वहां पे थोड़ा बहुत बाकी एंगल भी देखने पड़ते हैं, ये बोला हुआ। अब ये सब आपको वर्ड टू वर्ड कुछ याद नहीं करना है, आप जो घर पे पढ़ोगे स्टोरी अपने वर्ड्स में साइड पे लिख लो, मेन चीज हाईलाइट कर लो, ये आपके माइंड में वो कंसेप्ट रहे ना, इसके लिए केसेस रखे हुए, एग्जाम में लर्न नहीं करने। सेम टू सेम नाम से पूछना, सेम ईयर लिखना, वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप प्रैक्टिकली इतना याद रखो, उस पर टाइम मत वेस्ट करना। इसलिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल ही सुना रहा हूँ। वैसा एच पॉइंट ओपन एंडेड है, अनजस्ट एंड इक्विटेबल, इनइक्विटेबल पर्पस। बोला कि अगर आपने कंपनी और किसी भी इलीगल इंसिडेंट को इंप्लीमेंट करने के इंटेंशन से बनाई तो कोर्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, यहां तक जो केस थे वो सारे स्पेसिफिक थे, बट इसके अलावा और भी तो सिचुएशंस हो सकती है, तो एक ओपन एंडेड पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा, ये उस सेंस में रखा है। तो जनरल पॉइंट है, इसमें कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है वैसा। तो यहां तक आते आते आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बोला यही चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होनी शुरू हो गई। स्मॉल स्केल मतलब जो छोटे लेवल पे काम करती है, उसमें भी लोग कंपनी बनाते हैं, तो सेम चलेगा। और अगर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज को छुपाने के लिए कंपनी का यूज करेंगे तो उसमें भी कॉर्पोरेट व्हील हटा के क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा और पर्सनल लायबिलिटीज लोगों के ऊपर आएंगी। एक तो बहुत खतरनाक केस, वैसे तो बड़े मैटर है, एक आपको केस बताता हूँ, भले गूगल सर्च करना कहीं पे मिलेगा। एक है ना, कंपनी आई, उन्होंने नाम रखा फ्रीडम 251, 8-10 साल पुराना केस है ये। फ्रीडम 251 कंपनी आई, नाम रखा और बोला हम मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं, स्मार्टफोन, और कितना रुपए में बोला, 250 रुपए में, ये 251 रुपीज में स्मार्टफोन। 8-10 साल पहले जब ये माइक्रोमैक्स और ये सब कंपनीज इंडिया में आई थी, सैमसंग के बाद जो इंडियन स्मार्टफोन्स आए थे, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, ये सब कंपनीज थी, सब इंडियन ब्रांड्स थे। तो तब इन्होंने बोला हम 250 रुपए में मोबाइल फोन लेके आ रहे हैं, और पब्लिक अनाउंसमेंट किया, सब कुछ हुआ। तो मीडिया वालों ने पूछा कैसे पॉसिबल है 250 रुपए में स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाला, कैसे हो सकता है? बोले नहीं, हम चाइना से बहुत बल्क में पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ असेंबलिंग करके बेचेंगे तो हम ये रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। अब बोला कि अगर आप ये फोन बुक करवाना चाहते हो तो 250 रुपए भर के फॉर्म भर दो, ऑनलाइन सब कुछ था, ऑफलाइन, और दिवाली के बाद 6 महीने के बाद आपको फोन की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी वैसा। अब हुआ ये कि 250 रुपए जैसी चीज है, आपको भी लग रहा होगा ना 250 रुपए में फोन थोड़ी पॉसिबल है, बट फिर आप है ना कंफ्यूज हो रहे हो, क्या करें, ट्राई करें क्या, 250 रुपए में क्या जा रहा है, चलना भर देते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, समझ आ रही? यही साइकोलॉजी का उन्होंने यूज किया। 250 रुपीज लोगों से भरवाए, और आप बिलीव नहीं करोगे, इकट्ठे कर करके कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 5,000 करोड़। पूरा इंडिया 250 रुपए देगा, कितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे? ठीक है, 5,000 करोड़ कलेक्ट कर लिए इसके ओनर ने, और इसका इनॉग्रेशन करने को मिनिस्टर को बुलाया था, तो क्या है ना, और टीवी पे सेलिब्रिटी पूरा मीडिया कवर कर दिया, तो लोगों को भी लगेगा ना इतना बड़ा पॉलिटिशियन आके अगर यूनियन मिनिस्टर आके उद्घाटन कर रहा है तो कंपनी सही होगी, फेक तो होगी नहीं, वैसा हो गया, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट हो गया। ऐसे करके 250 रुपए ले लिए। अब 2-4 महीने हो गए, लोग भी भूल जाते हैं, चल आएगा आएगा, दिवाली आ गई, ये हो गया वो हो गया, कोई फोन डिलीवर उसने किया नहीं। अच्छा, सबको पता थी होने वाला है भी नहीं, फेक ही था, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये बात लोगों को समझ में आ गई कि यार हमारे साथ चीटिंग हो गई, अब सवाल ये है कि 250 रुपए के लिए कोई क्या करेगा?
आप क्या करोगे? 250 रुपए के लिए क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल करोगे? कोर्ट तक अगर जाओगे ना ऑटो रिक्शा में, तो आने जाने में 250 रुपए खर्च हो जाएगा। ठीक है, वकील से बात करोगे ना तो मिलने के 500 रुपए ले लेगा, बाकी ड्राफ्टिंग अलग, प्रिंटिंग अलग, सबमिशन अलग, कोर्ट की फीस लग जाएगी। तो कोई भी सोचेगा 250 रुपए के लिए क्या करना है, ईगो पे तो लेना नहीं है कि मेरा 250 रुपए का नुकसान कर दिया उसको देख लूंगा। अरे यार 250 के नुकसान के चक्कर में 25,000 रुपए तो कोर्ट में लग जाएंगे, छोड़ो ना, जाने दो। वही किया उसने, कोई नहीं आएगा केस फाइल करने, हार्डली कोई केस फाइल करेगा। वो सर फिर आप पागल होगा, फ्री बैठा होगा कि इसको छोड़ूंगा नहीं, हाँ तो जाके केस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसी एफआईआर तो हुई बट बहुत ज्यादा नहीं हुई। फिर जब मैटर हुआ तो सीबीआई तक गया, सब हुआ, उसको अरेस्ट किया, तो उसने कन्फेस किया कि भाई ये तो स्कीम थी एक तरीके से और हम इतना तो कभी डिलीवर कर नहीं पाते, बट एक बार हमने लॉन्च कर दिया, बट फिर बाद में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारी कॉस्टिंग नहीं बैठी तो हम नहीं बना पाए। इनडायरेक्टली उसने कन्फेस किया कि भाई फ्रॉड ही था वैसा। अब ऐसी सिचुएशन में जो वो फाउंडर है, क्या उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कंपनी बनाने में वो जेन्युइन रीजन था, क्या सच में पॉसिबल था 250 रुपए फोन डिलीवर करना? फेक स्कीम थी। 5,000 करोड़ रुपए अगर साल भर भी अपनी जेब में रख लिए ना उसने, तो लाइफ टाइम के पैसे कमा लिए। अब पैसे रिटर्न भी कर देता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बात हुआ, क्योंकि 5,000 करोड़ पे एक साल का ब्याज कितना होगा? 10% पे गिनोगे तो 500 करोड़ तो हो गया, अपना काम हो गया, सबके पैसे लौटा देता मेरे हिसाब से तो पैसे, तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो पहले ही फ्रॉड वाले केस में पकड़ा गया वैसा है। तो ऐसे कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, टैक्स का इवेजन कर रहे हो, उस रीजन से कंपनी बना रहे हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाती है वैसा है। सर एच वाला कौन सा है? हाँ एच वाला, सॉरी कहाँ गया? अच्छा एच वाला ना, वो जनरल पॉइंट है, उसमें बोला है कि और भी कोई रीजन जो ऊपर नहीं कवर हुआ वो यहाँ पे कवर हो सकता है। ओपन एंडेड, कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। अनजस्ट का मतलब जो सही नहीं है, गलत है वैसा। चलो तो ये कंप्लीट, तो अपन ने मेजोरिटी आपके केसेस देख लिया। अब जो आगे टॉपिक्स थे इसके पहले वाले, वो तो सारे अपने कंप्लीट है बस। तो यहाँ तक अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, और कुछ चीजें इसमें देखनी नहीं है। केसेस को वर्ड टू वर्ड लर्न करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कंसेप्ट लेवल पे रखोगे तो चलेगा। कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताओ। कंप्लीट, ठीक है, बस तो इसमें इतना रखते हैं, यहाँ पे पैकअप करते हैं इसको।